मान लिया मेरे पास एक सेमी रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है ये, इसका मास m है और इसकी रेडियस r है। दिस इज रेडियस r और मास m है। नाउ आई वांट टू हैंग इट, यहां पे मैं इसको लटकाना चाहता हूं, यहां पे ऐसे इसके साथ। विल इट रिमेन इन दिस पोजीशन, क्या ये ऐसे रहेगी? ऐसे नहीं, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन में नहीं है, यहां से लेफ्ट है थोड़ा सा, यहां पे, यहां से सेंटर ऑफ मास सेंटर लाइन पे यहां पे है इसका मास, और यहां पे है, तो ये हमारा एक्सिस वाली लाइन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये लेफ्ट साइड है, तो इसका टॉर्क होगा तो ये इधर भाग जाएगी। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट, इस एंड पे मेरे को कितना फोर्स मिनिमम लगाना चाहिए, हाउ मच फोर्स एट लीस्ट शुड आई अप्लाई एट दिस पॉइंट सो दैट दिस सेमी सर्कुलर रिंग रिमेन्स इन दिस पोजीशन। ऐसे वर्टिकल रहे ये बिल्कुल, इसका जो डायमीटर है वो इसके अलोंग रहे वर्टिकल लाइन। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम से हम इजीली निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हिंज फोर्स भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द हिंज फोर्स ऑन दिस। तो यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा देते हैं अलोंग दिस, अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस हिंज फोर्स का तो टॉर्क 0 हो गया। अब इसका टॉर्क लेना है हमने यहाँ पे, तो ये वेट हो गया mg, और ये वेट यहाँ इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, तो ये आपको पता है सेंटर ऑफ मास इसकी डिस्टेंस होती है xcm, दैट इज इक्वल टू 2r/π। अगर ये रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग तो 2r/π, अगर ये डिस्क होती तो उस केस में 4r/3π, उस केस में अगर ये डिस्क होती तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा ये mg इंटू 2r/π। इसका टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो f का होगा क्लॉकवाइज, इसका प्लस तो इसका माइनस। f इज एक्टिंग एट व्हाट डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे ये इस डिस्टेंस पे यानी कि 2r पे इंटू 2r, और नेट टॉर्क 0, तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, दैट इज mg/π। दिस इज द आंसर। तो एटलीस्ट हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इसका जो वेट है उसका 1/3 फोर्स यहाँ पे लगाएंगे तो ये बैलेंस रहेगी। नाउ व्हाट इज द हिंज फोर्स, अब इसमें हिंज फोर्स कितना है, तो उसके लिए एक तो इसका वेट वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करो, वर्टिकल डायरेक्शन में mg है तो यहाँ पे ऊपर भी mg होगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस में इधर फोर्स F है, तो ये इक्विलिब्रियम में है स्टैटिक, तो इसका मतलब इस साइड अपोजिट साइड इधर भी फोर्स F ही होगा, और F की वैल्यू आई है हमारी mg/π। तो यहां से नेट हिंज फोर्स कितना आएगा FH, दैट इज mg² प्लस mg/π होल स्क्वायर अंडर द रूट। हिंज फोर्स और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, इधर होगी ऐसे, इधर हिंज फोर्स लगेगा, ये रिंग उसको ऐसे खींचेगी, तो mg को कॉमन कर लो mg, और ये आ जाएगा आपका 1 + 1/π², π² इज योर 10, तो ये 11/10 नियरली जो है 11/10 रूट में आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल इनटू mg। तो दिस इज हिंज फोर्स। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड हिंज फोर्स। और आपने सीसा देखा होगा, सीसा ये यहाँ पे कोई वेज है बीच में, इसके ऊपर ये बैलेंस है रोड, नाउ दिस इज बैलेंस्ड। नाउ सपोज यहां पे एक वेट लटका दिया हमने कोई भी, सपोज m इज द मास, और इस साइड हमने एक पुली सिस्टम जो है हैंग कर दिया, पुली सिस्टम, ये पुली है फिक्स इसके साथ, और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, और इस स्ट्रिंग के साथ 2 मासेस आर अटैच्ड, ये m मास है और ये भी ये 2m मास है। तो यहां पे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस m सो दैट दिस रिमेन्स बैलेंस्ड। अब ये केस जो है इसमें आपने देखना, यहां पे तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इस पुली के ऊपर से इस डायरेक्शन में जो वेट है वो 2mg है और इधर mg है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो दिस पुली विल रोटेट यहां पे, या ये दिस स्ट्रिंग विल स्लिप ओवर द पुली, और ये डाउनवर्ड इसका मोशन होगा और इसका अपवर्ड होगा, लेकिन ड्यू टू दैट देयर विल बी टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, यहां पे टेंशन होगा, तो वो टेंशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इसको हमने इक्विलिब्रियम में रखना है तो दिस पुली विल बी एट रेस्ट, और पुली अगर रेस्ट पे होगी तो टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। स्टैटिक के केस में डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, टेंशन हमें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे tt है तो यहाँ पे 2t होगा, इट मींस यहाँ पे जो नेट फोर्स है इस एंड पे इन दोनों के कारण वो लगेगा 2t।
तो इसको हम 2t में कन्वर्ट कर लेंगे, 2t, और t की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू m1 वाज m, m2 वाज 2m, और नीचे आ जाएगा आपका 3m इंटू g। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 4/3 mg। ये एक m से m कैंसिल हो गया, तो 4/3 mg यहाँ पे t की वैल्यू है, तो 2t विल बी इक्वल टू डबल ऑफ दैट 8 mg/3। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो 8 mg/3 है। अब ये लेंथ सेम है, यहाँ पे ये अगर L है तो ये भी L है। तो नाउ यू कैन बैलेंस दिस बाय टेकिंग टॉर्क। नेट टॉर्क 0 है तो इसका टॉर्क होगा हमारा mg इंटू L, और इसका जो टॉर्क होगा 2t इंटू L, और 2t हमारा ये है, दैट इज 8 mg/3। और यहां से ये L तो इसमें भी आएगा, दोनों में L कैंसिल हो जाएगा और G भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल M की वैल्यू आ गई आपकी 8m/3। तो यहाँ पे 8m/3 जो है ये मास 8m/3 होगा इससे। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी रोड, लेकिन पुली जो है उसके ऊपर से मास वो मूविंग पोजीशन में होगा। देयर इज वन मोर एग्जांपल ऑफ डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। मान लिया देयर इज डबल पुली सिस्टम विच आर कोएक्सियली, डबल पुली सिस्टम है इन दिस वे, जैसे ऐसे ले सकते हो, और इसके ऊपर से एक पुली और दिखा देता हूं मैं, ये इस टाइप से डबल पुली सिस्टम है ये। वन थ्रेड इज पासिंग ओवर इट, एक तो थ्रेड इस पर से पास हो रहा है यहां से ऐसे, ये कोई वेट है कैपिटल M मास है, और एक थ्रेड इसके ऊपर से पास हो रहा है ऐसे अलग से, दिस इज स्मॉल m, और इसका रेडियस है हमारा r, और इसका रेडियस है सपोज 2r या 3r ऐसे। नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट रोटेटिंग, तो उस केस में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसमें क्लियर है कि यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोटेट करेगी। तो इसका जो वेट है mg, वो टेंशन यहाँ पे t होगा, t1 मान लिया यहाँ पे, तो t1 विल बी इक्वल टू mg, और यहाँ पे t2 मान लो, दिस इज t2 विल बी कैपिटल mg। तो ये t1 जो टेंशन है इस पे एज टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगा, तो इसको टॉर्क देगा t1 इंटू r। अगर इफ दैट टॉर्क इज क्लॉकवाइज तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू t2 इंटू, इसका रेडियस यहां से एक्सिस से 3r है, तो 3r। तो यहां से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, t1 t2 हमें पता है, दैट इज t1 विल बी इक्वल टू स्मॉल mg एंड t2 इज इक्वल टू कैपिटल mg इंटू 3, g से g कैंसिल, तो स्मॉल m विल बी इक्वल टू दिस 3m। तो यहां पे बहुत हैवी मास चाहिएगा हमें, तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। मान लिया there is one inclined plane, two inclined plane are at different angles। जैसे मान लिया ये inclined plane 60 डिग्री पे है और ये inclined plane 30 डिग्री पे है, and there is a sphere, solid sphere है, वो यहां पे हमने रख दिया ऐसे in this way of mass m and radius r, उसकी रेडियस है r। now it is in equilibrium। अब if it is in equilibrium, what is the normal reaction at this point? यहाँ पे normal reaction कितना होगा, यहाँ पे normal reaction कितना होगा। तो ये भी वही equilibrium का केस है, इसमें भी नेट हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेंगे। सपोज दिस इज n1 एंड दिस इज n2, तो इसका FBD बनाएंगे हम पूरा। ये जो सॉलिड स्फेयर है इसका FBD बनाएंगे, तो इसका एक तो वेट होगा डाउनवर्ड mg, और इधर से यहां पे फोर्स ये लग रहा है इस ऐसे यहाँ पे n1, और ये नॉर्मल रिएक्शन इसके सेंटर से पास करेगा ऐसे, ये सेंटर से पास करेगा ऐसे बिल्कुल, क्योंकि रेडियस के ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ये, तो ये n1 हो गया, और इधर से ये n2 आएगा, ये n2 आएगा, ये यहां से। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ दिस। यहां पे अगर ये 60 डिग्री है हमारा, तो यहां से इसको अगर परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे, ये परपेंडिकुलर ये, तो ये आ जाएगा आपका, इसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लूं तो दिस विल बी आल्सो 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसका कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा हमारा। इसको अगर मैं यहां से हटा देता हूं 1 मिनट के लिए,
इसको स्मॉल ही रखेंगे साइज में, ज्यादा जरूरत नहीं। दिस इज N1 एंड दिस इज N2। तो ये एंगल यहाँ पे 30 होगा, इधर यहाँ 60 होगा तो इधर होगा 30। तो इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे, N1 cos 60 और इधर होगा N1 sin 60। ऐसे ही N2 के कंपोनेंट्स लेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा N2 cos 30 और लेफ्टवर्ड आ जाएगा N2 sin 30। नाउ एक्स एक्सिस में ऑलरेडी जो है इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस करेंगे, तो N1 sin 60 विल बी इक्वल टू N2 sin 30। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज √3/2, दिस इज 1/2, तो ये आ जाएगा N1 इंटू √3 इज इक्वल टू N2। एक ये रिलेशन निकाल लिया। नाउ वेट इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट हो जाएगा N1 cos 60 इज योर 1/2 प्लस N2 इंटू cos 30 इज योर √3/2 और इसका सम जो होगा इसके वेट के इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू mg। और यहां से हम N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो N1/2 प्लस N2 की वैल्यू ये होगी N1 √3, दिस इज N1 इंटू √3 हो गया 3/2, दैट इज इक्वल टू mg। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2N1 आ जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू mg। और N1 की वैल्यू आ गई mg/2। तो N1 हमने निकाल लिया, दैट इज हाफ ऑफ द वेट। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द वेट, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा। और N2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √3 टाइम्स ऑफ दिस, √3 mg/2। नाउ दिस इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे, क्योंकि सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। N1 भी यहाँ से पास कर रहा है, N2 भी, ये N2 है इधर, N2 भी, N1 और mg सभी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ऑल सरफेसेस आर टेकन स्मूथ, कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है। अगर नहीं तो फ्रिक्शन होता तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेते यहाँ पे, अब स्मूथ नहीं होती तो फ्रिक्शन के कारण रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ता, वो यहाँ पे है नहीं। नाउ आई टेक मोर एग्जांपल्स। मान लिया मेरे पास एक कोई बीकर है, कोई भी कंटेनर है ये, और इसमें कोई पेंसिल रखी है हमने, लॉन्ग रोड लगा लो कुछ भी। अगर उसकी लेंथ शॉर्ट है तो उसको ऐसे रखेंगे इन दिस वे एट एन एंगल थीटा। अगर उसकी लेंथ लॉन्ग है काफी तो उसको हम फिर थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा हमें, उसको ऐसे इन दिस वे। दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा इन द सेम वे। यहाँ लेंथ ऑफ द रोड ज्यादा है, यहाँ स्मॉलर है, ये लॉन्गर है, सेम बीकर में रखी हुई है। तो इसके लिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है, व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस, इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो बिगर सरफेस है हमेशा उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये जो एंड है इसका, ये पॉइंट का काम करेगा, तो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ये आएगा। तो दिस इज FBD, इसका FBD बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन वॉल का N1 आएगा, बॉटम का यहां से ऊपर की तरफ आएगा N2 और इसका वेट होगा mg। और ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। इसमें जो है ये इसको अगर क्रॉस कर रही है तो इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, लॉन्गर बिगर सरफेस पे, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लेंगे ना कि इधर। तो ये होगा हमारा N1, उसी तरह से ये N2 होगा इस सरफेस पे, ये ऐसे N2, और ये mg होगा यहाँ पे mg, और ये थीटा। नाउ यू कैन बैलेंस, आप इजीली कर सकते हैं। इस केस में यहाँ पे अगर ये N1 है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी फोर्स N1 है सेम, अगर ये N1 है तो यहाँ भी N1 है। वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे N2 है, सरफेस इज स्मूथ, सरफेस को मैंने स्मूथ मान लिया, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो यहाँ से ये वॉल जो है इधर से हिंज फोर्स देगी, कह सकते हो इधर N1 और ऊपर N2, बॉटम N2 देगी और वॉल N1 देगी, और इधर से ये वॉल N1 देगी सेम। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पे कितना होगा, N2 की वैल्यू क्या होगी, तो N2 विल बी इक्वल टू mg। यहाँ पे N2 विल बी इक्वल टू mg, N2 की वैल्यू mg के इक्वल होगी क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और ये N1 है। तो अब यहाँ पे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम से इसको चेक कर सकते हैं। अबाउट दिस एंड, इस एंड के अबाउट N1 और N2 दोनों का टॉर्क 0 होगा, तो mg का टॉर्क होगा mg इंटू दिस डिस्टेंस, नहीं सॉरी दिस डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। अगर ये L/2 है तो ये हो जाएगा L/2 cos थीटा।
L/2 cos थीटा। इसका टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो N1 का होगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस N1 इंटू दिस हाइट, एंड दिस हाइट विल बी L sin थीटा, L sin थीटा, नेट टॉर्क विल बी 0। यहां से आपकी N1 की वैल्यू आ जाएगी, तो N1 विल बी इक्वल टू mg cos थीटा बाय 2 sin थीटा, तो दैट विल बी mg cot थीटा बाय 2। तो ये N1 आएगा यहां पे हमारा, और N2 भी आ जाएगा, N2 mg के इक्वल है ही हमारा। नाउ वी विल डील दिस केस। अब इस केस में आंसर क्या आएगा देखते हैं। यहां पे N1 है ये, तो इसके कंपोनेंट्स लेंगे उसी तरह से। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पे, और ये थीटा यहां चला जाएगा, तो ये थीटा यहां चला गया। इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है हमारा, और इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा हमारा इधर जाएगा यहां पे, क्योंकि इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है और इस पे ये परपेंडिकुलर, थीटा यहां होगा, क्योंकि ये अगर 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पे, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा यहां आएगा और उधर से ही थीटा यहां आ जाएगा। नाउ टेकिंग द कंपोनेंट्स उसी तरीके से, इसका मैं वीडियो बना लेता हूं अलग से। आई एम ड्राइंग द एफपीडी ऑफ दिस। यहां पे ये था हमारा N1, N1 के कंपोनेंट्स ले लेंगे हम। अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया N1 cos थीटा, और इस तरफ हो गया N1 sin थीटा, इस एंड से। अब बॉटम एंड पे बाय बॉटम जो है वो N2 होगा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा वो हमारा इसके इक्वल ही होगा, N1 sin थीटा। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे N1 sin थीटा ही होगा। अब इसका वेट हो रहा है हमारा नीचे की तरफ mg। अब इसको बैलेंस करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर इसको सॉल्व करेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो उसी तरीके से mg इंटू L/2, ये एंगल थीटा था हमारा, दैट विल बी L/2 cos थीटा, ये सेम आएगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, इसका टॉर्क इसका भी होगा और इसका भी, दोनों का होगा, N1 cos थीटा का भी और N1 sin थीटा का भी, दोनों का टॉर्क सेम होगा, सेम सेंस में। तो जब N1 sin थीटा का लेंगे हम टॉर्क, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली हमारी, ये, एंड दैट विल बी इक्वल टू L sin थीटा, नॉट L, ये L नहीं होगा एक्चुअली, ये लेंथ आपको गिवन होगी यहां से, ये कितना आउटसाइड है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से ये कितना आउटसाइड है, सपोज ये L/4 बाहर है यहाँ पे, तो यहां से जो ये लेंथ होगी ये 3L/4 होगी, यहां से 3L/4, तो इसको 3L/4 लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 3L/4 ये लेंथ, और उसका ये कंपोनेंट हमें ये वाला, तो 3L/4 ये कोस और ये साइन, 3L/4 साइन थीटा ये। उसके बाद N1 कोस थीटा का माइनस N1 कोस थीटा इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो जाएगी 3/4L कोस थीटा, और नेट टॉर्क 0 कर दो, तो यहां से N1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो N1 की वैल्यू इस केस में, सेकंड केस में जो आपकी N1 की वैल्यू आएगी वो इससे डिफरेंट आएगी इस केस से, तो उसको सॉल्व कर लो। mg L/2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू N1 कॉमन आ जाएगा यहां से, और ये आ जाएगा 3L/4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये आ जाएगा 3L/4 cos स्क्वायर थीटा, 3L/4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये N1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी mg cos थीटा बाय 2, और ये 4/3 हो जाएगा यहाँ पे आके, 4/3, तो आंसर आ जाएगा हमारा mg 2mg/3 cos थीटा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया, सेकंड केस के अंदर नॉर्मल रिएक्शन हमारा आया 2mg/3 cos थीटा, और फर्स्ट केस में था mg cot थीटा बाय 2, बोथ आर नॉट सेम। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स related to mechanical equilibrium. Now I take some example of pulleys system also, hanging pulley, and that in that case there is also equilibrium. Suppose ये पुली का मैं केस लेता हूं, यहाँ पे मान लिया ये हैंगिंग पुली है कोई भी, और यहां से दिस इज द केस, दिस मास इज कैपिटल M, और इसको हमने यहां से फिक्स कर दिया। This is the example. Now the system is in static equilibrium.
Now what is the tension in these strings and what is the relation between capital M and small m? तो ऐसे केस में ये हमारा फिक्स है, यहाँ पे उधर फिक्स है, ये हैंगिंग पुली है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मासेस पुलीज आर मासलेस, स्ट्रिंग आर आल्सो मासलेस, तो सेम टेंशन लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर टेंशन T है तो यहाँ भी T होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2T, ये 2T तो यहाँ भी 2T, तो ये आ जाएगा आपका 4T, दिस इज 4T। यहाँ पे ये 4T होगा, यहाँ से 4T पास होगा, तो 4T यहाँ पे होगा, दैट इज 4T, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 8T। तो यू कैन टेक इज 8T इज इक्वल टू कैपिटल mg, 8T विल बी इक्वल टू कैपिटल mg, और यहाँ से T वाज इक्वल टू स्मॉल mg, T वाज इक्वल टू स्मॉल mg, डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल, कैपिटल M इज इक्वल टू 8 स्मॉल m। मान लिया एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है, सपोज ये कोई भी ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पे है और यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो दिस इज नॉट स्लाइडिंग डाउन। तो इसमें जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए इसमें नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, वेयर विल द नॉर्मल रिएक्शन एक्ट, कहाँ पे एक्ट करेगा और कितना करेगा। तो इसके लिए इसका जो वेट होगा वो mg होगा, इसका कंपोनेंट होगा हमारा mg cos थीटा, अगर ये थीटा है तो, और ये होगा mg sin थीटा। नाउ ड्यू टू फ्रिक्शन इट विल नॉट कम डाउन, फ्रिक्शन इसको प्रिवेंट करेगा डाउनवर्ड स्लाइडिंग से, तो फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन अगर हम इसको इसके सेंटर में ऐसे दिखाएंगे तो यहाँ पे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती बॉडी। यहां से अगर आप देखें, यू सिट एट द सेंटर, सेंटर पे बैठ के देखें तो यहाँ पे इस mg का तो कोई टॉर्क नहीं होगा, और फिर अगर इस n को यहां ले लिया तो n का भी टॉर्क नहीं होगा, तो इन दैट केस दिस फ्रिक्शन विल गिव ए टॉर्क और ये टॉपल कर जाएगी बॉडी, डेफिनेटली इट विल टॉपल, इट मींस दिस इज रॉन्ग। यहां पे ये n हमने गलत लिया है क्योंकि ये टॉपल एक्चुअल में तो नहीं कर रही है, तो एक्चुअल में अगर टॉपल नहीं कर रही है तो इट मींस दिस नॉर्मल रिएक्शन विल कम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां पे एक्ट करेगा और मैक्सिमम इस एज पे एक्ट कर सकता है वो, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा एंड वी कैन फाइंड आउट कि कितना यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, वो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg cos थीटा के इक्वल होगा इस डायरेक्शन में, तो n दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, अगर मैं इस लेंथ को b ले लूं तो ये n इंटू b बाई 2 पे टॉर्क होगा इसके अबाउट, n इंटू b बाई 2, और उधर से जो फ्रिक्शन है उसका जो टॉर्क होगा इसके अपोजिट होगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, और वो कितना डिस्टेंस पे होगा, तो इसकी हाइट में h ले लेता हूं तो वो h बाई 2 हो जाएगा, ये टॉर्क होगा, और नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दिस n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, दिस इज mg cos थीटा, b बाई 2 राइट साइड, f विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है यहाँ पे, तो दैट इज mg sin थीटा। अगर ये मोशन में भी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी ये सेम सिचुएशन हो सकती है, इफ इट इज इन मोशन तो इन दैट केस दिस f विल बी इक्वल टू mg sin थीटा ही होगा, वो मैक्सिमम होगा उस टाइम पे म्यू n, और मोशन में भी होगी साथ में ये, तो mg sin थीटा इनटू h बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां से mg से mg कैंसिल, और यहां से आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू b बाय h। तो अगर यहां पे ये एंगल थीटा इस रेशो में है b बाय h, तो इट विल नॉट टॉपल, यहां पे ये टॉपल नहीं करेगी, तो दिस नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट एट दिस एंड, फॉरवर्ड एंड। तो दिस इज गुड केस ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज द टॉपलिंग and where the normal reaction acts. I have a very interesting and challenging problem that you can try. Suppose I have a ball, big sphere, मेरे पास एक कोई spherical ball है, and this is placed on the ground यहाँ पे, and there is no friction, कोई भी friction नहीं, smooth है, but I want to hold a rod, यहाँ पे मेरे पास एक rod है, इसको मैं hold करना चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे, इसको यहां पे मैं होल्ड करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड एंड ए मास, दिस इज ए रॉड, ये रॉड है, और इसको मैं यहां से टाई कर दूं, बांध दूं ऐसे, और यहां से ये थ्रेड से, और ये यहां पे वेट लटका दिया मैंने, यहाँ पे सम वेट इज अटैच्ड टू इट, ऐसे मैंने वेट लटका दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर ही रखें ग्राउंड से ये ऊपर ही है, not touching the ground. So this is M and this is capital M.
and this is at rest, this is also m. now what is this length, ये निकालना है कि ये कितनी लेंथ होगी x, कितना इससे आगे निकालें कि ये बैलेंस हो जाए, कि there will be a equilibrium maintained. What is this value of x? Find the value of x for maintaining equilibrium, and radius of this is r. Radius of this sphere is r. All surfaces are smooth. All surfaces are smooth. You have to find the value of x. You can have a try and comment. So this was all about mechanical equilibrium, and I hope you might have enjoyed this topic, and if you have any query you can comment, and have a nice day. Thank you very much.